नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित है। आज हम लोग लूनर मिशन आर्टेमिस सेकंड के बारे में स्टडी करेंगे। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार फर्स्ट टाइम 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर सर्वप्रथम कदम रखने वाले थे। उसके बाद से लगभग 53 सालों तक किसी भी प्रकार का क्रूड मिशन यानी एक ऐसा मिशन जिसमें कि ह्यूमंस भी शामिल हो, मून पे नहीं भेजा गया। तो इसके रीजंस को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और इस मिशन में क्या क्या नया है वह भी हम लोग समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आप यह समझिए कि जब 50 ईयर से ऊपर हो गया है तो बहुत तरीके के साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हुए हैं, तो उन सभी को चेक किया जाना जरूरी है ताकि जो फाइनल मिशन है, जो आर्टेमिस थर्ड है, जो 2027-28 में भेजा जाना है, जिसमें एक्चुअली में फिर से ह्यूमंस का लैंडिंग है मून पे। अभी जो आर्टेमिस सेकंड है वह लैंडिंग से संबंधित मिशन नहीं है। आपको ध्यान यह देना है कि इसे कहा गया है लूनर फ्लाईबाय, यानी कि चांद के चारों तरफ इसमें गो अराउंड तो होगा लेकिन लैंडिंग नहीं होगा। और इसमें जो नए तरीके के एडवांसमेंट हुए हैं, जैसे रॉकेट है, SLS रॉकेट है, उसी तरीके से जो स्पेस क्राफ्ट है, ओरियन है, उसका भी आप कह सकते हैं ट्रायल इससे हो जाएगा। फाइनली कम 10 दिनों के सक्सेसफुल कह सकते हैं कि जर्नी के बाद पैसिफिक ओशन में वो स्प्लैश डाउन करेगा, तो उसका भी ट्राई आउट हो जाएगा। जो कैप्सूल्स की कैपेसिटी है वो ट्राई आउट हो जाएगी। तो ये चीजें आपको इस मिशन से देखने को मिले। यानी आप शॉर्ट में यह कह सकते हैं कि 2027 में जो आर्टेमिस थर्ड मिशन जो लॉन्च होना है उसका एक ट्रायल वर्जन कह सकते हैं, उसके पहले का मिशन कह सकते हैं, जहां पर कि SLS जो रॉकेट है का ट्रायल हो जाएगा, क्राफ्ट जो ओरियन स्पेस क्राफ्ट है उसका ट्रायल हो जाएगा। ये सारी चीजें आपका रहेगा। ध्यान यह देना है फिर से कि यह किसी भी प्रकार से ह्यूमंस का लैंडिंग इस बार नहीं होना है। सिर्फ जो स्पेस क्राफ्ट है वह चांद के चारों तरफ घूम के वापस जो है अर्थ में वापस आए। इसके पीछे थोड़ा सा और हम लोग स्टोरी को देखने की कोशिश करते हैं कि 53 साल तक क्यों 53 साल क्यों लगे इसको जो है फिर से मिशन को भेजने में। तो देखिए, ये आपको इसके कहानी के पीछे अगर आपको समझना है तो कोल्ड वार के पीरियड को समझना पड़ेगा। कोल्ड वार यानी 1961 से लेकर 1972 के फर्स्ट हम लोग चलते हैं। आपको पता है कि 1991 तक चला था। तो इसमें इसको एक हम लोग बोलते हैं अपोलो ईरा, यानी एक ऐसा समय जब USSR और USA जो है आपस में सुप्रीमेसी को लेके कॉन्फ्लिक्ट में थे। तो हर कंट्री एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में था। इसी के प्रथम प्रयास में जो है ऑल्दो फाइट भी हो रहे थे, मिलिट्री फाइट तो था ही, मिलिट्री सुप्रीमेसी भी दिखाने का जिद था। लेकिन इसी बीच रसिया ने क्या किया था कि 1957 में USSR ने एक स्पुतनिक जो है फर्स्ट सैटेलाइट जो है लॉन्च कर दिया। इससे अमेरिका बहुत ही शौक में हुआ, बहुत ह्यूमिलेटेड भी फील हुआ। 1961 में USSR ने फिर से क्या किया, फर्स्ट जो है ह्यूमंस को भेज दिया, यूरी गागरिन जिसे कि आप जानते हैं। इससे USA को और कह सकते हैं कि शौक लगा और जो है ह्यूमिलेशन भी फील हुआ, क्योंकि कोल्ड वार में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कहीं USA और USSR का नहीं हुआ, लेकिन ग्लोबल जो अब कह सकते हैं कि फोरम है उस पर हमेशा यह बात की लड़ाई रही कि चाहे वो टेक्निकल ग्राउंड हो या स्पेस हो, नेवल सुप्रीमेसी हो, हर जगह पे कौन कंट्री आगे रहेगा, इसी की लड़ाई होती थी। इसके बाद जो US के प्रेसिडेंट थे, जेफ कैनेडी थे, उन्होंने एक हिस्टोरिक निर्णय लिया। उन्होंने अनाउंस किया कि ये डिकेड के समाप्त होने यानी 1961 में वह अनाउंस कर रहे हैं कि 1961 का जो डिकेड है यानी कि 1970 के पहले अमेरिका भी चांद पर अपना जो है आदमी भेजेगा, यानी जो है ह्यूमंस भेजेगा। अब इसी के आप कह सकते हैं इसके बाद USA ने इसको प्रूव भी किया जब 1969 में अपोलो 11 जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के नेतृत्व में गया था, उन्होंने चांद पे आप कह सकते हैं वाकुन किया, वहां पर कदम रखा। और इस तरीके से जो ये स्पेस रेस था आप कह सकते हैं कि USA यहाँ पर जीतता है। ऑल्दो 1972 में फिर से अपोलो 17 जो है मिशन गया और यही जो लास्ट मिशन मून का रह गया। उसके बाद आप कह सकते हैं 1972 से लेके 2026 यानी कि ऑलमोस्ट
3 to 54 ईयर्स का गैप जो है उसमें रहा। यानी कि पिछले 54 सालों में कोई भी व्यक्ति लोअर अर्थ ऑर्बिट उसको कहते हैं जो 400 किलोमीटर तक अर्थ के सरफेस से, उसके बियॉन्ड कोई भी व्यक्ति, कोई भी ह्यूमंस नहीं गया है। ठीक है, यानी मून को आप कह सकते हैं एबेंडेंट रहा, मून पर कभी किसी प्रकार का मिशन नहीं भेजा गया। तो आप कह सकते हैं अप्रैल 1 को जो मिशन गया है ये लगभग 53 साल के बाद जो है ये मिशन भेजा गया। अब देखिए जब उस समय 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग वहां पर लैंड किए, उसके बाद 1972 में मिशन हुआ, उसके बाद से अलग अलग तरीके के आप कह सकते हैं एडवांसमेंट हुआ। लेकिन जब सुप्रीमेसी आप कह सकते हैं सिद्ध हो गया, फिर बाद में आपको पता है कि 1991 में जो है यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट भी हो गया। तो जो यूएसए है वो एक तरीके से यूनिपोलर बर्ड हो गया, पूरा सुप्रीम आप कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड का लीडर हो गया। तो ये चीजें आप कहते हैं इधर से फोकस हटा है, ऑल दो कुछ डेवलपमेंट इसके बीच में हुए थे। जैसे कि 1981 से लेकर 2011 तक एक इरा कहलाता है, इसे कहते हैं स्पेस शटल एरिया। उस समय क्या हुआ कि नासा ने क्या किया कि स्पेस शटल बनाया जो एक रीयूजेबल टाइप का स्पेस क्राफ्ट था। लेकिन इसका जो सीमा है ये आप कह सकते हैं, इसका जो कह सकते हैं मूवमेंट है वो लोअर अर्थ जो ऑर्बिट है वहीं तक रहा। लोअर अर्थ ऑर्बिट कहने का मीनिंग हुआ कि अर्थ से लेके 400 किलोमीटर के अराउंड, तो वो वहीं तक सीमित रहा। ठीक है, अब क्या होता है कि देखिए होता क्या है कि आप इसको ऐसे समझिए, अर्थ के अगर ऑर्बिट के अंदर है यानी अर्थ के पेरिफेरी तक रहना है तो सर्टेन सीमा तक ही आपको फोर्स चाहिए। अगर इसको इसके ग्रेविटेशनल पुल को आपको क्रॉस करना है तो अधिक इंजन फोर्स चाहिए, यानी अधिक बड़े रॉकेट इंजन चाहिए। तो इसीलिए ये जो है ट्रायड आप कह सकते हैं इसके बीच में जो है नहीं हुआ था। इसी बीच जो है 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी बना। जब कभी भी आप सुनते हैं कि लोग स्पेस में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसी इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है उसकी बात की जाती है। उसके बाद जो है 2004 से लेकर 2010 तक का एक प्रोग्राम चला, कॉन्स्टेलेशन प्रोग्राम, जो सक्सेसफुल नहीं रहा और ओवर कॉस्ट और न्यू इनोवेशंस नहीं रहने के कारण जो प्रेसिडेंट ओबामा थे उनके द्वारा इसे आप कह सकते हैं कि अबेंडन कर दिया गया। फाइनली 2017 में जब जो वर्तमान प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने फिर से इसको कह सकते हैं कि स्पेस पॉलिसी डायरेक्टिव 1 इनिशिएट किया। और उसी के एक और कारण था, देखिए जब शुरुआत में स्पेस में आप कह सकते हैं कि वार कह सकते हैं या सुप्रीमेसी का होड़ कह सकते हैं जब था, तो एक साइड में यूएसएसआर, दूसरे साइड में यूएसएसआर था। लेकिन अभी चैलेंज फिर से उभर के निकल के आया, जिस तरीके से चाइना जो है तेजी से अपने आप कह सकते हैं लूनर मिशन को कंप्लीट करने में लगा हुआ था। तो यूएसए के पास फिर से एक इंसेंटिव आया, फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि मोटिवेशन कह सकते हैं या चैलेंजेस कह सकते हैं, जिस प्रकार से चाइना ने चांगी प्रोग्राम को जो है बहुत तेजी से आप कह सकते हैं कंप्लीशन की तरफ ले जा रहा था, जिसमें चाइना का यह एम है कि 2030 तक जो है चांद पे यानी मून पे फिर से वो लैंडिंग जो है करेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए थोड़ा विलंब जरूर हुआ, लेकिन 53 साल जो हुआ उसके पीछे के कुछ कारण यही है क्योंकि इल्ड जो आपका कोल्ड वार का जो पीरियड था उसका जो मोटिवेशन था वो कंप्लीट हो गया था, बजट का कॉन्स्टेंट था, यानी सारा फोकस जो है एक तरीके से लोअर अर्थ ऑर्बिट पे रह गया। और उसके बीच में जो कॉन्स्टेलेशन प्रोग्राम आप कह सकते हैं फेल हुआ, वह भी एक मेजर रहा। लेकिन यह फिर से रिवाइव हुआ जब से यूएस चाइना राइवलरी इन स्पेस आप कह सकते हैं इंक्रीज हुआ। तो ये हम लोग दूसरा आप कह सकते हैं मेन तो चीज है उसको समझते। अब जब कभी भी इसके आर्टेमिस सेकंड के बारे में चर्चा करते हैं तो सर्टेन टर्म्स को आपको जरूर समझना चाहिए और उसके इंपोर्टेंस को। तो सबसे अधिक आप सुनते होंगे एसएलएस जो ट्रायड होना है, इसको बोलते हैं स्पेस लॉन्च सिस्टम। देखिए जब कभी भी हम लोगों को सिटी के अंदर चलना होता है तो छोटी गाड़ी भी रहती है तो चल जाती है, अगर हमको हाईवे के ऊपर जाना है तो उससे बड़ी हम लोग एसयूवी प्रीफर करते हैं। उसी तरीके से जितना दूर जाना है अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से अगर बियॉन्ड जाना है तो अधिक से अधिक स्ट्रॉन्ग हमको क्या चाहिए, रॉकेट इंजन चाहिए। उसी से संबंधित ये आपका स्पेस लॉन्च सिस्टम है
ठीक है, यानी कि यह कहने का मीनिंग है कि दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल आप कह सकते हैं एक्टिव रॉकेट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिएगा तो आप मान के चलिए कि 30 मंजिला बिल्डिंग आप देख रहे हैं, लगभग 100 मीटर इसका हाइट होता है। तो 30 मंजिल आप इमेजिन कर लीजिए, उतना बड़ा ये आपका रॉकेट रहेगा। ठीक है, जब ये लिफ्ट होता है, जब इसको आप कह सकते हैं इग्नाइट किया जाता है, तो लगभग 8.8 मिलियन पाउंड ऑफ थ्रस्ट क्रिएट करता है। इसको आप ऐसे समझिए कि लगभग 1,60,000 कार को अगर स्टार्ट किया जाए और जितना आप कह सकते हैं कि इंजन आप कह सकते हैं कि फायर करने पर देता है, उतना एनर्जी उस तरीके से यहां पर मिलता है। तो ये चीजें, तो ये जो आपका कह सकते हैं जो SLS है, स्पेस लॉन्च सिस्टम जो है, उसको बनाया कौन है? उसको बनाया है बोइंग। आप जानते हैं फेमस जो है एरोस्पेस की कंपनी है। अगर आप देखिएगा उसमें पूरे SLS सिस्टम में तो 4 इंजन होते हैं। RS-25 करके इंजन का नाम होता है। 4 इंजन होते हैं। आप जब कभी भी देखिएगा रॉकेट लॉन्चिंग का, तो देखिएगा 2 साइड में आपका बूस्टर लगे होते हैं, छोटे छोटे पेंसिल के साइज के आपको दिखेंगे इमेज में। तो वो दोनों जो साइड में होते हैं उसे हम लोग सॉलिड रॉकेट बूस्टर बोलते हैं, जो शुरुआत में आप कह सकते हैं कि मोमेंटम देने में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। प्रोपेलेंट यानी कि फ्यूल जो होता है उसमें आपका लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको यह भी देखना है कि यह जो सिस्टम है SLS जो सिस्टम है, वह एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि इसको फिर रीयूज हम लोग नहीं करते। टोटल अगर कॉस्ट देखिएगा लॉन्च करने में, तो लगभग एक लॉन्च में लगभग 33,000 करोड़ के अप्रोक्स पर लॉन्च जो है उसमें आपका एक्सपेंसेस आता है। ठीक है, हम लोग अगर इंडिया का जो लॉन्चिंग सिस्टम है उससे अगर कंपैरिजन करें, अगर GSLV Mach 3 जो इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग है, उससे अगर तुलना करें तो कम से कम ये 10 गुना अधिक पावरफुल है SLS सिस्टम। तो ये चीजें हैं। अब देखिए ये कंट्रोवर्सी हमेशा रहता है कि देखिए SLS एक्चुअली में क्या काम किया। एक माचिस के तरीके का ही काम किया ना, मैचस्टिक के तरीके से, कि एक बार आप स्ट्राइक किए, उसके बाद वो क्या करेगा, बर्स्ट देगा फायर का, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो कैप्सूल्स है उसको अलग करने में हेल्प करेगा। उसके बाद आपका लगभग 33,000 जो रुपया है वो खत्म हो गया। उसके अपोजिट जो है स्पेस एक्स, जो आप जानते हैं एलोन मस्क का है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है जो रीयूजेबल है। तो इसको लेके USA में जो है बहुत ही कह सकते हैं कंट्रोवर्सी रहता है कि जब इसको आसानी से रीयूजेबल अगर चीज को किया जा सकता है तो वहां पर SLS सिस्टम का यूज करना कहाँ तक सही है, ये चीजें रहता है। ठीक है, तो खैर ये चीज आप समझ गए होंगे। उसके आगे अगर सिस्टम में देखिएगा जो दूसरा ट्राई हो रहा है वो है ओरियन। अगर आप देखिएगा तो जो रॉकेट होता है उसके अगर आप फ्रंट साइड पर देखिएगा तो वहां पर आपका जिसे बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल का क्या काम है वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। कैप्सूल का एक्चुअली में मीनिंग यह होता है ना कि जहां पर जो एस्ट्रोनॉट गए हैं उसमें, जैसे इसमें 4 एस्ट्रोनॉट गए हैं, तो वो जहां पर बैठेंगे, जहां पर जो है सोएंगे, जहां पर खाना खाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, या जो डेली एक्टिविटीज होते हैं वो कंप्लीट करेंगे, उसे ही हम लोग कैप्सूल्स कहते हैं। यानी एक्चुअली में वह पार्ट जहां पर एस्ट्रोनॉट रहेंगे उसे कहते हैं। यानी 10 दिन का जो आपको वैक्यूम जो आपका डीप स्पेस है वहां पर जो रहते हैं उसे बोलते हैं कैप्सूल। अब इसको ऐसे समझिए कि जो आपका रॉकेट था 100 मीटर का रॉकेट हम लोग देखे थे, आप इमेजिन कीजिए उसके अगले पार्ट पे एक आप ऑटो रिक्शा इमेजिन कर लीजिए, लगभग 5 मीटर का डायमीटर का इमेजिन कीजिए, वो पोजीशन रहेगा वहां पर। ठीक है, जहां पर कि वो लोग रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो कैप्सूल है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है क्रू कैप्सूल। क्रू कैप्सूल वो होता है एक्चुअली में जहां पर कि एस्ट्रोनॉट रहते हैं, बैठते हैं, और वहां पर खिड़की भी होता है, विंडो भी होता है, जहां से वो बाहर देख सकते हैं, स्पेस की तरफ देख सकते हैं, मून को देख सकते हैं। और यहाँ अगला हिस्सा अगर आप इसका देखिएगा तो देखिएगा कोन शेप्ड का रहता है। यानी कोन शेप का रहता है, जब वो वापस अर्थ में वापस आता है, जब वो समुद्र में टकराता है, स्प्लैश डाउन होता है, तो ये आप कह सकते हैं यही टकराता है। ठीक है, तो इसको उस तरीके से बनाया जाता है क्योंकि कोई भी चीज उतना फोर्स से टकराएगा तो बहुत हीट होगा, तो उस हीट को सस्टेन कर सके उस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ये जो है USA के द्वारा खुद ही बनाया गया
लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया। वही दूसरा जो कैप्सूल है उसे बोलते हैं यूरोपियन सर्विस मॉडल। एक्चुअली में क्या होता है कि वहां पर आप खुद सोच के देखिए कि वो जो वहां पर गए उनको पानी कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ठीक है, उनको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगा। तो ये जो सारा पोर्शन होता है ये आपका यूरोपियन सर्विस मॉडल जो है उसमें मिलता है, यानी कैप्सूल के दूसरे हिस्से, दूसरा जो कैप्सूल है वहां से दूसरा मॉड्यूल जो है उसमें एक्चुअली में क्या होता है ना कि सोलर एरो विंग्स होता है, यानी सोलर लाइट यानी सोलर एनर्जी से क्रिएट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को, उसी का फ्लो कराया जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से सिस्टम रहता है। वहीं पर आपका जो है वाटर भी रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा, और जो रॉकेट इंजन को जो आप कह सकते हैं मैनोवर करने के लिए जो जितना आप कह सकते हैं एनर्जी चाहिए वो भी आपका वहां से आपका जरूरत जो होता है वो आपको वहां से मिलता है, क्योंकि इंजन वहीं पर आपका होता है। आगे चर्चा करेंगे तो आप समझिएगा कि किस तरीके से इंजन को जरूरत होता है, ठीक है। अब देखिए पूरे प्रोसेस को शॉर्ट में समझते हैं कि देखिए हुआ क्या कि 1 अप्रैल को क्या हुआ कि फ्लोरिडा से केनेडी जो स्पेस सेंटर है वहां से लॉन्च हुआ। लॉन्च होने से के बाद क्या होता है कि लगभग 8 मिनट के बाद ही रॉकेट क्या करता है, वो आपका जितना भी उसमें मैसिव फ्यूल है वो आप कह सकते हैं कि बर्न हो जाता है, और जो कैप्सूल है यानी कि जो क्रू का जो हिस्सा है वो वहां से अलग हो जाता है। आप सोच के देखिए मात्र 8 मिनट में सारा फ्यूल बर्न हो जाता है, और लगभग 185 किलोमीटर की दूरी पर अल्टीट्यूड पर जो है जो क्रू मॉड्यूल है यानी वो अलग हो जाता है, जहां पर कि आप कह सकते हैं एस्ट्रोनॉट रहते हैं, यानी जो एसएलएस सिस्टम है उसका काम खत्म हो गया, यानी अब से क्रू जो आपका सिस्टम है वही ओरियन जो स्पेसक्राफ्ट है वही ऊपर में रह जाएगा। अब उसको अपना मोमेंटम बनाने के लिए अपना तो इंजन चाहिए, इसीलिए स्मॉलर साइज का 2 ऑनबोर्ड इंजन होता है, जैसा कि हम लोग चर्चा किए। यही 2 इंजन उनको आगे का मोमेंटम जो है पुश करता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड डे क्या होता है कि जितना भी हम लोग मॉड्यूल में चर्चा किए सोलर विंग्स जो डिप्लॉय हो जाएंगे, लाइफ सपोर्ट जो है वेरिफिकेशन किया जाता है कि आगे बढ़ने के लिए सब कुछ सही है, तो ये सेकेंड डे में किया जाता है। थर्ड डे फिर क्या होता है उसको बोलते हैं ट्रांसफुलर इंजेक्शन बर्न। आपको पता है कि ये वहां पर आप कह सकते हैं जो 6 मिनट का एक रॉकेट इंजन बर्न किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा स्पीड मिलना चाहिए जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे बियॉन्ड जाने के लिए वो यहां पर मिल पड़ता है। शुरुआत में जो स्पीड होता है और वाइटल स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर होता है, तो वो पुश के कारण आपका 39,000 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, और फाइनली जो है अर्थ का जो ग्रेविटेशनल जो इन्फ्लुएंस है उससे वो बाहर निकलता है और ट्रेवल करना शुरुआत करता है मून की तरफ। तो ये जो है लगभग आपका तीसरे दिन की कहानी है। आगे जब जो है फिर एक प्रोसेस कहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री। उसके आगे जब वो चला जाता है तो वहां पर फिर आप कह सकते हैं मून के ग्रेविटी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और ये कंट्रोल इसीलिए दिया जाता है, इसीलिए प्लान किया जाता है कि इन केस किसी भी प्रकार से अगर आगे इंजन में गड़बड़ी होती भी है तब भी वो फ्री फॉल के कारण सेफली अर्थ पे आप कह सकते स्प्लैश डाउन जो है वो हो, यानी अगर इंजन खराब भी होगा तब भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, वो फ्री फॉल तरीके से जो है स्प्लैश डाउन होगा। और सेम चीज 1970 में जब हुआ था, ऑक्सीजन टैंक जब एक्सप्लोड किया था तब भी फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री के कारण सभी लोग जो है सुरक्षित जो है लैंड जो है वापस जो है आ सके थे। उस तरीके से फिर जो है मूवमेंट चलता है। फाइनली अपना जर्नी करने के बाद जो है आप कह सकते हैं कि स्प्लैश डाउन जो है फाइनली 10वें दिन जो है आपका पैसिफिक ओशन में होना है, तो री एंट्री होगा यहाँ पर। वहां पर जो है इस तरीके से पोजीशन किया जाता है, वहां से पहले से यूएस नेवी रहती है, और जो आपका जो ओरियन जो शील्ड है जिसके बारे में पूर्व में भी चर्चा किए वो लगभग 2760 डिग्री टेम्परेचर जो हीट हो उत्पन्न हो सकता है उतना तक वो स्टैंड करने का मटेरियल से वो बना होता है। तो इस तरीके से चीजें रहता है आपका, क्योंकि हमको पता है कि लगभग 3900 किलोमीटर पर आवर से वो अगर गिर रहा है तो बहुत हाई स्पीड है, तो इसीलिए उसका स्पेशल ख्याल करके उन चीजों को बनाया गया, ठीक है। तो ये आपका 10 दिन का जर्नी रहेगा। इसके बारे में थोड़ा सा और आपको जानना चाहिए कि जो इस बार देखिए जो 4 एस्ट्रोनॉट गए हैं उनका भी नाम आप ध्यान रख सकते हैं।
एक फर्स्ट जो नाम है वाइजमैन नाम है, रीड वाइजमैन नाम है, जो कमांडर है आपका नासा का। अब ये क्या है, यूएस नेवी के टेस्ट पायलट थे, ये सबसे आप कह सकते हैं कि ओल्डेस्ट क्रू मेंबर है, और फाइनल ऑथोरिटी जो है इन्हीं का रहेगा। दूसरा जो नाम है वो है विक्टर ग्लोबर, यह पहले पर्सन है जो आप कह सकते हैं ब्लैक है, जो है फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर इनके कहते हैं, जो बियॉन्ड एलियो जा रहे हैं, यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट तक तो बहुत लोग गए थे, लेकिन ये फर्स्ट है जो लोअर अर्थ ऑर्बिट के बियॉन्ड जो है जा रहे हैं। ये भी जो है यूएस नेवी के आप कह सकते हैं एविएटर थे। तीसरा नाम है क्रिस्टीना कोआज, ठीक है, ये पहला वुमेन है जो लोअर अर्थ ऑर्बिट से बियॉन्ड जा रही है, ठीक है। ये पूर्व में 328 दिन जो है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो भी रिकॉर्ड इन्हीं का नाम से। तो फेमस जो आप कह सकते हैं एस्ट्रोनॉट में क्रिस्टीना कोच, आप नाम याद रख सकते हैं। उसके बाद है जर्मी हैंसेन, आप कह सकते हैं कि यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कनाडा से हैं और यह भी फर्स्ट नॉन यूएस सिटीजन है। तो ये आपको क्या दिखाता है शॉर्ट में, आप ये समझिए कि किस प्रकार से मिशन को जो है इंक्लूसिव बनाए जाने की कोशिश की गई है, चाहे वो वुमेन हो, आप कह सकते हैं पर्सन ऑफ कलर हो, या नॉन यूएस हो, तो सारी चीजों को, ताकि जो है, क्योंकि फ्यूचर में देखिए होना क्या है, मून पर जब गया है तो रिसोर्स मिलेगा, और रिसोर्स को किस तरीके से यूटिलाइजेशन हो, यही तो सारा इशू होना है। तो इसीलिए शुरुआत से ही दिखाया गया कि यह इंक्लूसिव है, ट्रांसपेरेंट है, और रिप्रेजेंटेशन अलग अलग जगह से है, अलग अलग लोगों का है, तो इस तरीके से चीजें जो है दिखाई गई है, ठीक है। तो ये 4 एस्ट्रोनॉट जो है इसमें गए। अब यहां से सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है उसकी चर्चा करते हैं। ये तो साइंटिफिक पार्ट है कि किस प्रकार से मिशन गया, लेकिन क्यों गया, लोग क्यों जा रहे हैं मून पे। ऐसा तो है नहीं कि इतने सारे जो राशि है वो एक्सपेंड हो रहा है बिना किसी में आप कह सकते हैं इंटरेस्ट के, तो नहीं, इंटरेस्ट है। और इसमें जो है वेरियस तरीके का पूर्व में ट्रीटी जो सबसे पहला ट्रीटी हुआ, यानी कि कोई भी चीज अगर है तो एक सभी कंट्री किस प्रकार से उसको डील करेंगे, उसको लेके एक ट्रीटी हुआ था बहुत पहले, यानी 1967 में, उसको बोलते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी। उसके बाद 1979 में मून एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद अभी 2020 में आर्टेमिस अकॉर्ड हुआ है, और एक है ILRS करके है, ILRS, जो चाइना और रसिया का है। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानिए, आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में। देखिए इसका पहला जो प्रोविजन ये कहता है कि स्पेस जो है प्रोविंस है ऑफ ऑल मैनकाइंड, यानी कि स्पेस किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये किसी एक कंट्री का नहीं है, और कोई कंट्री इसको अकेले ओन नहीं कर सकता, और स्पेस सबका है। और यह जो है ट्रीटी का यह जो क्लाउज है सभी कंट्री के द्वारा रिस्पेक्ट किया जाता है। दूसरा जो इसका क्लाउज है कि नो सोवरेंटी ऑन मून और प्लानेट, यानी कि कोई भी जो कंट्री है वो वहां पर जाके किसी भी तरीके का कोई अपना फ्लैग या क्लेम नहीं कर सकता कि चांद मेरा है। ऐसा नहीं है कि जो कंट्री ने वहां पर सबसे पहले गए और वहां पर फ्लैग लगा दिया कि भाई ये तो हम हो गया, ये जिस तरीके से पहले जो है उपनिवेश के समय में होता था, तो ये चीज यहाँ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ ग्रे एरिया है, यहाँ ग्रे एरिया यह है कि रिसोर्स के बारे में नहीं कहा गया, ठीक है, रिसोर्स को किस प्रकार से एक्सप्लॉइट किया जाना है वो इस ट्रीटी में आप कह सकते हैं एक्सप्लिसिटली जिक्र नहीं किया गया। तीसरा जो क्लाउज है वह है नो WMD, यानी नो मास डिस्ट्रक्शन इन स्पेस, यानी किसी भी प्रकार का जो न्यूक्लियर मिसाइल ऑर्बिट में या चांद पे नहीं जो है कैरी किया जाना चाहिए। तो ये चीज है तीसरा। एक चौथा क्लाउज इसका है, इसको बोलते हैं कंट्रीज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी, यानी कोई कंट्री, कोई जो प्राइवेट कंपनी भी अगर कोई इंडिया का है या किसी अन्य कंट्री का है और वो किसी प्रकार से अगर ऑपरेशन करता है, डैमेज करता है, तो वो कंट्री जो है रेस्पॉन्सिबल होगा, लायबल होगा इसके लिए। एक और उसमें क्लाउज है स्पेस ओपन टू ऑल कंट्री, यानी कि कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री को ब्लॉक नहीं कर सकता कि आप मून पर नहीं जाएं या फिर जो है प्लैनेट पर नहीं जाएं। तो ये सारी चीजें जो है उसमें है। एक और जो अंतिम है
मून फॉर पीसफुल पर्पस ओनली, यानी मून का जो है किसी भी प्रकार का मिलिट्री बेस जो है वहां पर एस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए और शांतिपूर्वक तरीके से यूज होना चाहिए। तो ये तो ट्रीटी है। तो जहां जो सबसे बिग जो आपको क्लाउज क्या देखने को मिला, किस प्रकार से जो मिनरल रिसोर्स होंगे उसका एक्सप्लॉइटेशन कैसे होगा उसके बारे में। यह बात तो सही है कि कोई सोवरेंटी क्लेम नहीं करेगा, कोई यहाँ पर जाके फ्लैग नहीं लगाएगा, मिलिट्री बेस नहीं बनाएगा, मास ऑफ जो वेपन है वो नहीं लेके जाएगा, वहां न्यूक्लियर मिसाइल लेके नहीं जाएगा। लेकिन रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन एक अभी भी एक क्रिटिकल जो है इशू वहां पर बना हुआ है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान यह भी रखना है कि इंडिया इसका मेंबर है, क्योंकि इंडिया से संबंधित एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, अब इसमें एक और चीज आपको कमी देखने को मिलेगा कि अभी ये जो ओपन स्पेस ट्रीटी की बात की है, आउटर स्पेस ट्रीटी की बात, उसमें प्राइवेट कंपनी के बारे में जिक्र नहीं था, सारा जिक्र है कंट्री के बारे में। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारी कंपनी है, जैसे एलोन मस्क का स्पेस एक्स है, ब्लू ओरिजिन है, ये सब कंट्री भी आप कह सकते हैं लूनर मिशन की तैयारी कर रहे हैं। उससे संबंधित क्लाउज नहीं है, यानी उन सब चीजों पर साइलेंट है। ऐसे में एक जरूरत था एक नए तरीके का अकाउंट करने का, तो वो उसी का आप कह सकते हैं आर्टेमिस जो अकाउंट है 2020 में जो यूएस लेड है, इस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए जो है उसमें किया गया है, ठीक है। एक और चांद को लेके यानी मून को लेके एक एग्रीमेंट हुआ था, वो था मून एग्रीमेंट 1979। देखिए उसमें जो एक प्रोविजन ये किया गया था जिसमें कहा गया था कि कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, जिसमें ये कहा गया था कि कॉमन हेरिटेज मतलब सामान्य रूप से, यानी अगर वहां पर किसी प्रकार का कोई रिसोर्स मिलेगा, गोल्ड मिलेगा या किसी अन्य मेटेरियल्स मिलेंगे, तो सभी के बीच इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप समझ सकते हैं कि जो मजबूत कंट्री होंगे, बड़े कंट्री होंगे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया होगा। और यही कारण था कि मात्र जब मून एग्रीमेंट में मात्र जो है 18 नेशन ने इसे रेटिफाई किया था, और वह भी रिलेटिवली बहुत ही आप कह सकते हैं छोटे साइज के कंट्री थे। यूएस है, चाइना है, रसिया है या फिर इवन इंडिया है, किसी कंट्री के द्वारा इसे जो है रेटिफाई नहीं किया गया था। यानी वर्तमान समय में आप कह सकते हैं कि यह बहुत ही मात्र इसका स्कोप बहुत कम है, क्योंकि जो भी मेजर इकोनॉमी है, मेजर जो ग्लोबल पावर्स है, उनके द्वारा इसमें साइन नहीं किया गया था। अब आर्टेमिस जो 2020 में हुआ उसमें इंडिया ने जो है 2023 में जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर विजिट पर गए थे तब उन्होंने जो है उसको साइन किया था 2023 में, यानी इंडिया वर्तमान में है। तो इसके ट्रीटी को भी आपको जानना अच्छे से चाहिए, क्योंकि यहीं पर सारा चीज है। देखिए इसमें सबसे पहले जो बात कहा गया वो है ट्रांसपेरेंसी का, यानी जितना भी पार्टिसिपेटिंग नेशन है वो जो भी आप स्पेस में एक्टिविटी कीजिएगा आपको ओपनली बताना है। तो फर्स्ट तो ये है। दूसरा है इंटर ऑपरेबिलिटी, यानी जो भी इक्विपमेंट बनाया जाएगा एक कंट्री के द्वारा वो ऐसा होगा कि वह कंफर्टेबल हो दूसरे कंट्री के साथ। तो ये दूसरा उसमें प्रोविजंस किया गया। तीसरा उसमें यह कहा गया कि पीसफुल यूज, यानी किसी भी प्रकार का आप कह सकते हैं मिलिट्री जो एक्टिविटी है वह नहीं किया जाएगा। चौथा है रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी कि कोई भी कंट्री जो है आप एक्सट्रैक्ट कर सकता है लूनर आप जो रिसोर्सेस है उसको। तो ये आपका आप सीधा देखिए कि जो मून एग्रीमेंट है उसको वायलेट करता है। वहां पर क्या था कि कॉमन हेरिटेज माना गया था, यानी सबका, यानी अगर कुछ मिलेगा तो सब में बटेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो आप कह सकते हैं कि जो मिशन में शामिल है वो आप कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट कर सकता है उसमें, ठीक है। तो ये मून एग्रीमेंट का आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट वायलेशन। एक जो अच्छा क्लाउज है वो है सेफ्टी जोन का, यानी कि जहां कोई कंट्री वहां मिशन में गए, जिस कंट्री का मिशन है वहां पर है, वो जिस एरिया के अराउंड उसका ऑपरेशन हो रहा है उसको आप कह सकते हैं उसके अराउंड प्रोटेक्टिव जोन जो है वो उसके द्वारा डिक्लेयर किया जा सकता है, और दूसरे जो कंट्री होंगे वो उसको कह सकते हैं रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये चीजें कहा गया। एक और इम्पोर्टेंट इसमें है कि जो साइंटिफिक डेटा होगा जो निकल के आएगा वो उसको पब्लिक किया जाएगा इन रीजनेबल टाइम, ठीक है। तो इस तरीके का है कि अगर किसी यूएस या किसी अन्य कंट्री के द्वारा भी अगर किया गया है तो उसे भी साइंटिफिक जो डेटा होंगे उसे पब्लिक किया जाएगा, ऑल्दो रिसोर्स के केस में ऐसा नहीं है। उसके बाद एक और है कि वहां पर कंफ्लिक्ट कम से कम हो, इसलिए कहा गया है मैकेनिज्म बनाए गए हैं ताकि
जो अलग अलग कंट्री के जो स्पेस एक्टिविटी हो इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट नहीं। तो ध्यान देने वाला बात क्या है कि जो आर्टेमिस अकॉर्ड है वो बायलेटरल है, यूएस रहेगा प्लस एक कंट्री एक बार। तो इस बार जो है जैसे कनाडा गया है उसी बार किसी दूसरे कंट्री को नेक्स्ट है। नॉन बाइंडिंग है, कोई लीगल फोर्स नहीं है इस ट्रीटी का। और ध्यान रखने वाला बात क्या है, यह यूएन का ट्रीटी नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मून एग्रीमेंट क्या था, मल्टीलेटरल था, लेकिन जो है मात्र 18 जो है सिग्नेटरी थे। आउटर स्पेस ट्रीटी जो है सारे कंट्री के द्वारा मल्टीलेटरल ट्रीटी के द्वारा दिया गया था, और वो नेचर में जो है बाइंडिंग है और यूएन का ट्रीटी। तो अभी भी जो है आप कह सकते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसमें लगभग कंट्री ने साइन किया, सारे कंट्री ने साइन किया। आर्टेमिस अकॉर्ड अभी भी बायलेटरल है। तो ये चीजें ध्यान देना। इंडिया के लिए क्या है कि 2023 में इंडिया ने आर्टेमिस अकॉर्ड को जो है शामिल किया है। अब देखिए वही दूसरी तरफ क्या है कि चाइना भी तो आप कह सकते हैं कंपटीशन में है। एक तरफ जहां यूएसए ने क्या किया है, आर्टेमिस कोलिशन किया, जहां 50 से ऊपर नेशन ने इसे ज्वाइन किया है। वहीं दूसरी तरफ चाइना और रसिया ने मिलकर लूनर मिशन घोषित किया है, जिसे हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन, IRS के नाम से हम जो है फेमसली जाना जाता है। आप कह सकते हैं कि किस, यह भी एक फ्रेमवर्क है जिसके द्वारा रसिया और चाइना जो है एक परमानेंटली जो है रोबोटिक आप कह सकते हैं के साथ साथ क्रूड जो है लूनर बेस 2035 तक चांद पे बनाना चाहते हैं। यानी चाइना और रसिया भी अपना जो कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट से रिसोर्स जो एक्सट्रैक्शन है वहां तक वह कोशिश कर रहे हैं 2035 तक। उसमें जो IRS है उसको अलग अलग कंट्री ने भी ज्वाइन किया, जैसे पाकिस्तान है, वेनेजुएला है, बेलारूस है, ये सब कंट्री ने जो है ये IRS को जो है ज्वाइन किया गया। तो कहने का मीनिंग क्या है कि यह हाई टाइम है कि एक समय था जब पूरे दुनिया में तेल के लिए युद्ध हो रहा था, अभी भी हो रहा है। बीच में डेटा का आप देख रहे हैं, डिजिटल जो वारफेयर है वहां किस प्रकार से वर्तमान जो कह सकते हैं वाइल जो है डेटा हो गया। वहीं अब इस प्लानेट से मूव होके जो है कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं या रिसोर्सेस की मार कह सकते हैं, बस दूसरे जो प्लैनेट्स हैं या अन्य जो सेलेस्टियल बॉडी है वहां तक भी पहुंचने लगा है। और उसको लेके भी फ्यूचर में ये कहा जा सकता है कि कंट्रोल करने को लेके भी संभव है कि वहां भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। तो इसके बीच में हम लोग थोड़ा सा इंडिया का जो जर्नी है वह भी देख लेते हैं। देखिए इंडिया का स्पेस जर्नी किस प्रकार से चंद्रयान से लेके आर्टेमिस अकॉर्ड तक है वो चर्चा करें। देखिए 2008 में फर्स्ट टाइम इंडिया ने चंद्रयान फर्स्ट को जो है आप कह सकते हैं लॉन्च किया। वहां पर वहां अचीवमेंट ये रहा कि यह प्राप्त किया गया कि मून पे जो है वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये चंद्रयान फर्स्ट का अचीवमेंट था, बताया गया। चंद्रयान जो आपका 2 है वो जो है आप कह सकते हैं और वाइटल जो है सक्सेसफुल रहा था। लैंडर जो है क्रैश कर गया था 2019 में, ठीक है। तो 2019 में चंद्रयान 2 गया, 2023 में चंद्रयान 3 को भेजा गया। आप कह सकते हैं यह जो है पहला जो है सॉफ्ट लैंडिंग था साउथ पोल पे। ध्यान दीजिएगा साउथ पोल पे, पहले की बात नहीं कर रहे, साउथ पोल पे। उसी तरीके से 2023 में आर्टेमिस अकॉर्ड को इंडिया ने साइन किया। उसके बाद 2025-26 में जो है आपका क्रूड लोअर अर्थ ऑर्बिट मिशन जो है गगनयान है। उसी तरीके से यह आप कह सकते हैं एक लॉन्ग विजन है कि 2040 तक इंडिया भी क्रूड मून पर क्रूड मिशन जो है मून पर भेजेगा। इस तरीके की बात आप इंडिया का डेवलपमेंट देख सकते हैं। चंद्रयान 1, 2, 3, गगनयान, आर्टेमिस अकॉर्ड। इसके अराउंड अगर आपका क्वेश्चन आता है या आप अपने आंसर को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए इन सब के पीछे मैटर है क्या, लूनर साउथ पे इतना क्यों इंपोर्टेंट है, क्या इंडिया का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है वो जानिए। देखिए वह जो पोल है, जो लूनर साउथ जो पोल है वो हमेशा जो है आप कह सकते हैं शैडो क्रिएटर्स वहां पर आते हैं। आपको पता है कि वहां एक साइड ही सनलाइट मिलता है। तो लंबे समय वहां जो है सनलाइट नहीं रहने के कारण आप कह सकते हैं कि आपका डीप जो वहां पर आइस रहते हैं, जिसे कि फेमसली हम लोग वाटर आइस के नाम से जानते हैं। वहां माना जाता है कि टन बिलियंस ऑफ टन जो है वाटर आइस के अवेलेबल है चांद के साउथ पोल पे। अब ये वाटर आइस का क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए वाटर आइस क्या है, जैसे आपको वाटर जैसे कि आप जानते ही हैं H2O
अगर आप उसको इलेक्ट्रोलाइज कीजिएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों देखिए क्या है, रॉकेट फ्यूल है। तो यानी रॉकेट फ्यूल का एक बहुत बड़ा भंडार आप कह सकते हैं वह यहां से प्राप्त हो सकता है। तो ये आप कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होगा कि और अगर फार्दर अगर डीप स्पेस में और जाना है, जैसे मार्स पर जाना है, तो ऐसे समय में रिफ्यूलिंग के लिए आप कह सकते हैं इसका यूज किया जा सकता है। तो ये चीजें जो है आपको इंपोर्टेंस में ध्यान में रखना है। अब इन सब के बीच हम लोगों को थोड़ा सा यह भी जानना चाहिए कि इतना सब कुछ चल रहा है, एक तरफ आप कह सकते हैं कि इस दुनिया में भी आप देख रहे हैं किस तरीके से रिसोर्सेज को लेकर लड़ाई चल रही है। वही मून पे पर भी जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उस पर रिसोर्सेज को लेकर भी आप कह सकते हैं कि मिशन स्टार्ट हो गए। तो ऐसे बीच में इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया अपनी तैयारी कैसे कर सकता है, यह भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या है कि इंडिया ने ऑल्दो आर्टेमिस सेकंड जो है उसको साइन तो किया है, अकॉर्ड को साइन तो किया, आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए ना, नेगोशिएट करना चाहिए कि आर्टेमिस जो मिशन उसमें हो इंडिया का भी कोई ना कोई क्रू को स्लॉट मिले। इससे क्या होगा कि फर्स्ट इंडियन ऐसे हो जाएंगे जो लोअर अर्थ ऑर्बिट से बियॉन्ड जाएंगे। प्लस जो है जो साइंस टेक्नोलॉजी में आप कह सकते हैं कि एक आप कह सकते हैं इंस्पायरेशन भी होगा, नेशनली इंस्पायरेशन होगा, उसका टोटल एडवांटेज जो है इंडिया को मिलेगा। इंडिया इसके साथ और क्या कर सकता है कि जो साइंटिफिक पेलोड होता है, जैसे मान लें 2027 में आर्टेमिस थर्ड जाने वाला है, तो जो साइंटिफिक पेलोड है उसको भेजा जा सकता है, जिस प्रकार से अभी कनाडा भेजा। यानी उससे क्या होगा, मून का जो सरफेस डाटा अधिक से अधिक प्राप्त हो सकता है, इंटरनेशनल स्तर पर क्रेडिबिलिटी इंडिया का अधिक हो सकता है। उसी तरीके से इंडिया जो है चंद्रयान 3 तक तो अभी भेजा, चंद्रयान 4 आप कह सकते हैं कोशिश कर सकता है, जिसमें कि ह्यूमन जो लैंडर सिस्टम के साथ भेजे जाने की कोशिश किया जा सकता है। तो ये चीज किया जा सकता है। साथ ही जो आपका इन स्पेस है, इन स्पेस जो है उसको अपडेट करने का है। इन स्पेस इंडिया के ऐसी कंपनियां जो प्राइवेट कंपनियां जो स्पेस में काम कर सकते हैं उनके को लेके है। तो उससे क्या होगा कि जो इंटरनेशनल स्तर पर जो प्राइवेट कंपनी जो काम करे उनका आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या कोऑपरेशन मिल सकता है, जैसे स्पेस एक्स है, ब्लू ओरिजिन है। तो ये आप कह सकते हैं इससे बेहतर हो सकता है, यानी उसको भी आप कह सकते हैं अपग्रेड करने का जरूरत है आईएन स्पेस का, ताकि जो ग्लोबल स्पेस की जो कंपनियां हैं वो इंडिया में अट्रैक्ट। एक और क्या किया जाने की जरूरत है कि एक डेडिकेटेड जो है लूनर रिसोर्स पॉलिसी लाने की जरूरत है, ताकि एक लीगल क्लियरिटी रहे कि जो है किस प्रकार से कॉमर्शियल अगर एक्सट्रैक्शन होता है तो उस पर जो है लीगल क्लियरिटी होना चाहिए। उसके बाद इंडिया ऑफ कोर्स एक मिशन फिक्स कर सकता है कि जो है 2040 तक इंडिया भी जो है अपना खुद का जो है मिशन भेजे, क्रूड लूनर मिशन भेजे, क्योंकि यह नेशनल एस्पायरेशन जो है आप कह सकते हैं कि अलाइनमेंट में रहेगा, स्ट्रेटेजिक जो है डिटरेंस भी रहेगा, प्लस जो है आप कह सकते हैं स्टेम के लिए एक जो है बहुत बड़ा मोटिवेशन भी रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो है आने वाले समय में, जैसे एक ये भी कहा जाता है कि मून पे हीलियम के रिसोर्स बहुत मिलने की संभावना है, ये पाए जाएंगे, जिसका यूज आने वाले जो रिन्यूएबल एनर्जी के या जो सोर्सेस होते हैं या अलग अलग आप कह सकते हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या फ्यूल्स है, अल्टरनेटिव फ्यूल्स के रूप में एक्सपेक्टेड है, तो वहां पर वो मिल जाने के तरफ से बहुत सारा आप कह सकते हैं लोड जो है जो डेवलप कंट्री है उनका तेल से हटके उस पर चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से एनर्जी का जो होड़ है उसको एसेस करने का जो होड़ है बड़े बड़े कंट्री के बीच में है, अलग अलग नेशन उसके लिए अलग अलग तरीके के प्रयास कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। ठीक है, आने वाले समय में ऐसे अधिक मिशन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कभी न कभी जिस तरीके से ह्यूमन समाज या ह्यूमन जो है रिसोर्सेस को आप कह सकते हैं कि अधिक से अधिक कंज्यूम करने के आप कह सकते हैं के ट्रैप में आ चुका है। ऐसे में रिसोर्सेस को लेके अलग अलग एक्सकवेशन होते रहेंगे और इस तरीके के आप कह सकते हैं कि और जो है ये न्यूज आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही चाहे आप इस एक्सकवेशन का एक मिशन का एक और फायदा हो सकता है कि
किस प्रकार से अर्थ का ओरिजिन हुआ है या सोलर सिस्टम का किस प्रकार से एक्सपेंशन हुआ, सोलर सिस्टम के बारे में और बेहतर से समझने में भी जो साइंटिफिक डेटा वो हेल्प करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह मिशन जो है आने वाले समय में जो है पूरे वर्ल्ड के लिए एक बेहतर जो है डेटा लेके आएगा और जिसका लाभ जो है सभी कंट्री को मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।